नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बीएनएसएस के चैप्टर 6 के बारे में जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखेंगे सेक्शन 84 से 93 तक के प्रोविजन के बारे में जो बात करता है आपका प्रोक्लेमेशन कब जारी होता है, यानी उद्घोषणा कब जारी होती है, अटैचमेंट कब होता है, साथ ही साथ उद्घोषित अपराधी कब घोषित किया जाता है, किन कंडीशन में किया जाता है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं और यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको बीएनएसएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको पूरे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ऑल टू ऑल जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। अब चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पे देखिए जो सेक्शन 63 to 93 तक का प्रोविजन है वो कैसे बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका समन। समन कब जारी होता है? स्टार्टिंग सबसे पहले समन ही जारी होता है अगर किसी व्यक्ति को उपस्थित करवाना है या फिर किसी वस्तु को यहाँ पेश करवाना है, तो सबसे पहले समन जारी होती है उस व्यक्ति को। अगर उसमें भी हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। वारंट भी 2 तरह का होता है, एक होता है आपका जमानती वारंट, एक होता है अजमानती वारंट। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे बात करें आज के सेशन में जो हमारा बात होने वाली है उद्घोषणा और कुर्की के बारे में, यानी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में, जो सेक्शन 84 to 89 है। और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य नियम क्या बताए गए हैं 90 to 93, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है सिर्फ 2 टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि उद्घोषणा क्या होती है, उद्घोषणा क्या होती है, तो आपको क्या बताना है कि उद्घोषणा वह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को समन जारी किया गया और या फिर उसके बाद वारंट भी जारी हो चुका है, और अगर समन और वारंट जारी करने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय एक उद्घोषणा करता है। उद्घोषणा किसके माध्यम से करेगा? या तो जो लोकल न्यूज़पेपर होगा जहाँ पे वह व्यक्ति रहता है जिसको उपस्थित करवाना है, उस व्यक्ति को क्या, उस वह व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ पे जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उस पर प्रकाशित करवा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो उसका घर है उसके घर पे एक कॉपी भी लगवा सकता है, और साथ ही साथ एक न्याय सदन यानी कि कोर्ट में भी लगाया जा सकता है कि जब भी उसके आसपास कोई भी देखे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको सूचित कर सके कि उपस्थित होना है। तब यहाँ पे क्या होती है? घोषणा जारी होती है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, कुर्की क्या है और कब जारी किया जाता है, यानी कुर्की कब किया जाता है किसी भी संपत्ति का। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने बताया कि समन वारंट जारी हुआ उसके बाद क्या होता है? उद्घोषणा होती है। अगर उद्घोषणा के पश्चात भी उपस्थित नहीं होता है वह व्यक्ति, तो क्या किया जाता है? उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है, कुर्क करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है ना? तो कुर्की क्या है? जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति प्रॉपर्टी को कोर्ट अपने अंडर में ले लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। ना ही उस प्रॉपर्टी को कोई सेल कर सकता है और ना ही कोई उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ठीक है, बयान कर सकता है। तो ये बात हो गई कुर्की की। तो कब होती है? जब उद्घोषणा के पश्चात भी वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 84, सेक्शन 84 आपका क्या कहता है? पहले जो आपका सेक्शन 82 हुआ करता था सीआरपीसी में, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो 82 हुआ करता था अब 84 हो गया है। इसमें कहता है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। अब भाई जब समन जारी हुआ उसके बाद क्या होता है कि दूसरा नंबर पे वारंट आता है, वारंट जारी हुआ, वहाँ पे बेलेबल वारंट हुआ, नॉन बेलेबल वारंट हुआ, फिर भी वह उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति फरार है या फिर कोर्ट में उपस्थित होने से वह बच रहा है, अपने को बचा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि यदि किसी न्यायालय को चाहे वो साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, अब यहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, कोर्ट को सेटिस्फाई क्या करना है? अब चाहे कोर्ट ने एविडेंस लेने के पहले किया हो या एविडेंस लेने के बाद किया हो, ठीक है ना, विश्वास। अब विश्वास किस चीज़ का न्यायालय को हुआ हो कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध क्या है वारंट जारी किया गया है, वह या तो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है।
ठीक है, 3 कैटेगरी यहाँ पे हमें बताई गई है। सबसे पहला कहता है कि यदि उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है या फिर फरार हुआ व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, अपने को बचा रहा है ताकि न्यायालय में उपस्थित ना होना पड़े। ठीक है, और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कौन उपस्थित नहीं हो सकता? जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हुआ है या फरार हुआ है वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। तब न्यायालय क्या करेगा? यहाँ पे एक अपेक्षा करने वाली एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करता है। क्या करेगा? यहाँ पे अपेक्षा क्या करेगा? अपेक्षा यह करेगा कि जो उसमें डेट लिखी हुई है उस उद्घोषणा में, उस डेट पे उसको उपस्थित रहना है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे अपेक्षा न्यायालय करेगा, लेकिन इससे पहले न्यायालय को सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ वही व्यक्ति जिसके खिलाफ यहाँ समन वारंट जारी हुआ वो व्यक्ति जानबूझकर यहाँ पे फरार हुआ है या फिर जानबूझकर वो क्या कर रहा है, वारंट का पालन नहीं कर रहा है, समन का पालन नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय एक अपेक्षा करने वाली एक लिखित आदेश देगा। लिखित आदेश क्या रहेगा? उसको उद्घोषणा करेगा कि यह व्यक्ति फला फला व्यक्ति है, ठीक है, जिसको न्यायालय में उपस्थित होना है, एज अ विटनेस हो सकता है या फिर किसी भी अन्य चीज़ के लिए जो कार्यवाही के लिए उचित हो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा रहेगा कि किस दिन उसको उपस्थित होना है, क्योंकि जब पेशी लगी होती है, जिस दिन पेशी होती है, अगली डेट होती है न्यायालय की, उस डेट को क्या किया जाता है, वहाँ उसमें नोट डाउन किया जाता है कि इस डेट पे आपको उपस्थित रहना है। पहली चीज। अब यहाँ पे जो डेट दी जाएगी, जो आपको न्यायालय जब उद्घोषित करता है उस व्यक्ति को, तो वहाँ पे क्या करेगा? उसमें डेट कौन सी होगी? जिस तारीख को यहाँ पे उद्घोषणा की प्रकाशन हो रहा है उस तारीख से 30 दिन के बाद की कोई तारीख होगी। 30 दिन के पहले की कोई तारीख नहीं होगी। इतना टाइम इसलिए दिया जा रहा है ताकि मान लीजिए वो व्यक्ति वहाँ पर ना हो सकता है कहीं और रहता हो, तो किसी भी तरह से उसको सूचना पहुँच जाए, या हो सकता है कि उसके अगल बगल, घर के अगल बगल कोई रहता है तो वो बताए, या फिर वो बाद में लौट के आए घर तो उसको पता चले, तो यहाँ उपस्थित होना है। अगली बात समझ में? तो यहाँ पे 30 दिन के बाद की कोई डेट होगी जिस दिन प्रकाशित हो रहा है उद्घोषणा, और उस तारीख पर जो तारीख निर्दिष्ट है उस उद्घोषणा में, उस डेट पर उसको हाजिर होना पड़ेगा। अगली बात समझ में कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा कब जारी होती है। अब यहाँ पे जब उद्घोषणा जारी होती है तो दूसरे क्लॉज में कहता है कि उद्घोषणा प्रकाशित करने का क्या प्रकार है, यानी कि किस प्रकार से उद्घोषणा की जाएगी। तो पहला कहता है यहाँ पे, इसमें ए और बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि उस नगर या ग्राम के सहज दृश्य भाग पर जहाँ वह निवास करता है। कहाँ पर? उस नगर या ग्राम के, यानी कि गांव की बात करता है, गांव के एक ऐसा जगह पे जहाँ पे सबकी नज़र पड़ती हो, उस जगह पे क्या किया जाएगा? उस उद्घोषणा को प्रकाशित करने वाले एक प्रति क्या कर दी जाएगी? उस प्रति को वहाँ पे चिपका दिया जाएगा। दूसरा कहता है उस गृह या वास स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में। पहला तो अभी बोल दिया कि गांव में कहीं पे ऐसी सहज दृश्य भाग जहाँ पे लोग आसानी से देख सकें, वहाँ पे लगाना। और दूसरा कहता है कि उसके घर में, यानी जिस व्यक्ति को वारंट जारी हुआ है उपस्थित नहीं हो रहा है, उसके घर में या वास स्थान जहाँ पे वह स्थान है जहाँ पे वह वास करता है, यहाँ जहाँ रहता है, उसके किसी, उस घर के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाया जाएगा, ताकि जो मामूली तौर पर जहाँ पे लोग देख सके। जैसे एंट्रेंस होता है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का यहाँ पे गेट है, तो यहाँ से जैसे कोई एंटर करता है तो यहाँ पे आसपास दिखती है, तो यहाँ पे बाहर क्या कर दिया गया? उस चस्पा कर दिया जाता है। आगे समझ में? तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग, या न्याय सदन मतलब कोर्ट परिसर में कहीं भी चिपका दिया जाएगा। हो सकता है उसका कोई भी यहाँ पे पहचान वाला अगर वहाँ पे आए, उसको पढ़े तो वहाँ पे उसको सूचना दे दे। तो ये पहले नंबर पे 3 पॉइंट बता दिए गए। दूसरा कहता है कि न्यायालय यदि ठीक समझे तो उद्घोषणा की एक प्रति दैनिक समाचार पत्र, यानी कि जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर कौन से? उस एरिया में जो सर्कुलेट होते हैं। कौन से एरिया में? जहाँ पर वह व्यक्ति निवास करता है, जहाँ पे रहता है या जहाँ पे कारोबार वगैरह करता है, उस जगह पे जो लोकल न्यूज़पेपर है, दैनिक समाचार पत्र हैं, उसमें दे सकता है इसको। तो आपको समझ में आया कि उद्घोषणा कब जारी होगा और उद्घोषणा जारी करने का क्या प्रकार है, नहीं प्रकाशित कैसे किया जाए, किस मैनर में उसको उपस्थित करवाने के लिए इस तरीके से किया जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं उद्घोषणा की तामीली का सबूत। अब मान लीजिए उद्घोषणा की तामीली हुई है या नहीं उस व्यक्ति पर, तो यहाँ पे कैसे माना जाएगा, इसका प्रूफ क्या होगा? तो यहाँ पे कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय के द्वारा लिखित कथन कि उद्घोषणा निर्दिष्ट दिन
सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। अब यहाँ पे न्यायालय क्या कहता है, न्यायालय एक लिखित कथन करेगा। लिखित कथन क्या देगा कि एक उद्घोषणा किसी निश्चित दिन पर निश्चित तारीख पर उपस्थित होने के लिए प्रकाशित कर दी गई है, उसके साथ कुछ उसकी कॉपीज लगा दी जाएगी। तो यहाँ पे यह माना जाएगा, इस बात का निश्चायक सबूत होगा, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ होगा, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है कि इस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर दिया, यानी कि यह जो सेक्शन जो कहती है उस सभी कंडीशंस को फुलफिल करती है। यह आपका तामीली का सबूत यानी प्रूफ कैसे माना जाएगा उद्घोषणा जारी हुई है। तो इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ बता दिया है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है, सिर्फ कंक्लूसिव प्रूफ बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कहता है कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा के पश्चात अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है और अपराध क्या है, 10 वर्ष से अधिक या मृत्यु दंड से दंडनीय है, यानी 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है वह अपराध, या फिर मृत्यु दंड से दंडनीय है अपराध। तो वहाँ पे जांच के पश्चात, यानी पहले न्यायालय जांच करेगा, उसके पश्चात क्या करेगा, उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपने सुना होगा, प्रोक्लेम्ड भगौड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पे कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अगर उद्घोषणा प्रकाशित होती है उसके पश्चात भी अगर यहाँ पे जो एक्यूज्ड है, यानी जिसके ऊपर यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि उसने अपराध किया है, और अपराध कौन सा किया है, पहला कंडीशन यहाँ पे कहते हैं 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है, या फिर उसको मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आजीवन कारावास भी आएगा कि अगर आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है वहाँ भी, तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यायालय सम्यक जाँच करेगा कि एक बार उद्घोषणा जारी हो चुकी है फिर भी उपस्थित नहीं हो रहा है, और दूसरी कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि अपराध 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो। तब यहाँ पे क्या किया जाता है, न्यायालय उसको उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। यानी कि जब कभी भी पुलिस के हत्थे वह चढ़ेगा, यानी कि पुलिस जब भी उसे देखेगी उसे गिरफ्तार कर लेगी। ये होता है उद्घोषणा, यानी कि या फिर कोई भी व्यक्ति अगर सूचना दे देता है पुलिस को कि हाँ इस व्यक्ति को देखा गया है, तो यहाँ पर उसको उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये लास्ट तरीका नहीं है, लेकिन लास्ट का थर्ड तरीका है। यानी एक पहला तरीका कौन सा है उपस्थित करवाने का, समन जारी करना, दूसरा आता है आपका वारंट जारी करना, और तीसरा अगर आता है इसमें उपस्थित नहीं होता तो उद्घोषणा कर देना, यानी उद्घोषित अपनी भगौड़ा घोषित कर देना। अब यहाँ पर कहता है कि अगर इतने में भी अभियुक्त उपस्थित नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, फिर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ये करेगा कि उसकी जो संपत्ति है, अब यहाँ पे उसकी संपत्ति को क्या किया जाएगा, अपने कंट्रोल में ले जाए, कब्जे में ले लिया जाएगा। कैसे, यहाँ पे कहता है कि 84 के अधीन, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा है उद्घोषणा वाली धारा, अगर उस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय कारण लेखबद्ध करने के पश्चात, यानी कि जो रीजन है वो रिकॉर्ड करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करनी है यानी अटैच करना है, तो उससे पहले न्यायालय क्या करेगा, एक रीजन लिखेगा। रीजन क्या लिखेगा कि इसको उद्घोषणा जारी की गई थी लेकिन फिर भी यह उपस्थित नहीं हुआ है, फरार हो गया। तब यहाँ पे उसके पश्चात क्या की जाएगी, इसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर ली जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संपत्ति कुर्क की जानी है ना, वो दोनों तरह की हो सकती है, या तो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जंगम संपत्ति भी हो सकती है और साथ ही साथ स्थावर संपत्ति भी हो सकती है। जंगम संपत्ति का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए उसके पास एक कार है, ठीक है, उसके पास बाइक है, उसको जब्त कर लेना, या फिर कोई अन्य जो जंगम वस्तु होती है। स्थावर संपत्ति मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, भूमि वगैरह है, उसको क्या करना, अटैच कर लेना का, ठीक है। तो इसको अटैच करने का क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। लेकिन इस कुर्की के पहले उसको एक रीजन लिखना होगा, कारण लेखबद्ध करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोविजो जोड़ा गया है। प्रोविजो क्या कहता है, यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र में समाधान हो जाता है कि जिसके संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है तो और वह अपनी समस्त संपत्ति को बयान या न्यायालय के अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उसी समय कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। यानी कि अब मान लीजिए जब उद्घोषणा जारी हो रही हो, ठीक है, उद्घोषणा जारी करने वाला हो न्यायालय, और उसी टाइम पे पक्षकार आता है, ठीक है, यानी फरियादी जो है, मान लीजिए फरियादी अगर आता है और कहता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, फरार तो है ही है, उपस्थित नहीं हो रहा है, साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेल करने वाला है,
अगर यहाँ पे शपथ पत्र के माध्यम से उसको न्यायालय का समाधान हो जाता है, न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको क्या करेगा, फिर जब उद्घोषणा जारी की जा रही है ना, उसी उद्घोषणा के साथ उसकी समस्त संपत्ति या फिर जो भी संपत्ति हो उसको क्या कर लिया जाएगा, कुर्क कर लिया जाएगा, कुर्क करने का आदेश दिया जाएगा कि वह व्यक्ति अब किसी भी प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकता है, ना बयान कर सकता है, या फिर ना ही गिरवी रख सकता है, ना कुछ कर सकता है। ठीक है, गिरवी का मतलब ना वो बंधक रख सकता है। ठीक है ना, ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जिले से बाहर किसी संपत्ति की कुर्की के लिए उस जिला मजिस्ट्रेट को पृष्ठांकित किया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे भोपाल, ठीक है ना, अब यहाँ पे भोपाल में जो कोर्ट है, ठीक है ना, अब इसके कोर्ट में एक मामला चल रहा है और मामले का जो अभियुक्त है वो इंदौर का है। ठीक है, कहाँ का है, इंदौर का है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब संपत्ति की कुर्की की जानी है तो संपत्ति की कुर्की कहाँ पे होगी, इस जगह पे होगी, इंदौर में होनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी कुर्की का आदेश नहीं दिया जाएगा इस भोपाल वाले कोर्ट के द्वारा कि इंदौर में जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंदौर में उस अधिकारिता वाले में जो भी जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट को क्या किया जाएगा, इसकी कॉपी भेजी जाएगी कि उसके अधिकारिता में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कुर्क किया जाना आवश्यक है, और तो उसको कुर्क कर लिया जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट है या इंदौर का जिला मजिस्ट्रेट है उसको क्या करेगा, उसको कुर्क करेगा, अटैच करेगा, और साथ ही साथ उसके रिपोर्ट को कहाँ भेज देगा, बीना के कोर्ट में भेज दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुर्क किस तरह से किया जाएगा, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, कुर्क किस तरह से किया जाएगा, अभिग्रहण के द्वारा, यानी कि उसको अभिग्रहित कर लेना, यानी अपने कब्जे में ले लेना, या फिर दूसरा कहता है रिसीवर द्वारा नियुक्त की द्वारा, यानी कि हो सकता है कोर्ट जो है आदेश करे कि यहाँ पर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे सीज नहीं करना है, बल्कि एक रिसीवर नियुक्त किया कर दिया जाता है जो उस संपत्ति को देख रेख करेगा, उस संपत्ति को यहाँ पे बेचने नहीं देगा वो। ठीक है ना, और रिसीवर का काम क्या होगा, रिसीवर का काम होगा कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी से कोई अर्निंग हो रही है, ठीक है, कोई भाटक मिल रहा है तो उसको कलेक्ट कर लेना, ये रिसीवर की ड्यूटी होगी। रिसीवर के बारे में जो ड्यूटीज़ है वो आपको सीपीसी में देखने को मिलेगी, ऑर्डर 26 जो है, ठीक है, ऑर्डर 26 में, अब यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सीपीसी का जो आपका सेक्शन ऑर्डर है वो है 40, जिसमें रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब सीपीसी का जो ऑर्डर 26 से मैंने बताया वो कमीशन के बारे में बेसिकली बात करता है, कमीशन के प्रोविजन, कमीशन कब अपॉइंट होता है कब नहीं, इसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे आप जिसके बारे में थे उसमें वापस आते हैं, रिसीवर की नियुक्ति के बारे में। तो रिसीवर की जो भी ड्यूटीज़ होंगी, जो भी एक कर्तव्य होगा, ठीक है, जो दायित्व होगा, जो शक्तियाँ होगी, वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, जो ऑर्डर 40 है यानी आदेश 40 सीपीसी का है उसके अनुसार डिसाइड किया जाएगा। अब तीसरा तरीका क्या है कुर्क करने का, वो कहता है उस संपत्ति के परिधान का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा, यानी कि यह प्रतिषेध करने वाले एक लिखित आदेश देगा, प्रतिषेध का मतलब कि उसको रोक देने वाली एक आदेश देगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी को ना तो सेल कर सकता है, ना बयान कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और उसका परिधान भी नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, तो उस संपत्ति के परिधान का प्रतिषेध किया जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि संपत्ति की कुर्की कैसे की जाएगी। ठीक है, तो कैसे का मतलब कि राजस्व देने वाली भूमि अगर है तो उसका क्या किया जाएगा, कलेक्टर के माध्यम से उसका कब्जा लेकर कर लिया जाएगा, रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाएगी, या फिर उस संपत्ति का प्रतिषेध करने वाला कोई लिखित आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, अब वही अगर बात करें, मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कुर्क किया गया है वह बिनश्वर प्रकृति की है। बिनश्वर प्रकृति का मतलब क्या है कि वो जल्दी खराब होने वाले, मान लीजिए एक ट्रक क्या है, यहाँ पे टमाटर है और उस टमाटर वाले भरे ट्रक को क्या कर ले, सीज कर लेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा दिन तक अगर वो टमाटर रखा रहा उसमें तो क्या हो जाएगा, उसका कैचअप बन जाएगा। ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए क्या कर दिया जाएगा, उसको विक्रय करने का आदेश भी दिया जा सकेगा, और जो भी इससे आगम प्राप्त होंगे, जो भी इससे पैसा मिलेगा उसको न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। आगे बात समझ में, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा, इसके बाद लास्ट आता है रिसीवर की शक्तियाँ, की जैसे मैंने बताया रिसीवर की शक्तियाँ कर्तव्य दायित्व तो कौन से होंगे, वही हो शक्तियाँ कर्तव्य दायित्व तो होंगे जो सीपीसी में ऑर्डर 40 में है। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद आते हैं सेक्शन 86 जो नई धारा जोड़ी गई है, ठीक है, इसे पहले सीआरपीसी में नहीं थी। उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान करना और उसकी कुर्की करना। अब मान लीजिए जो व्यक्ति उद्घोषित है, ठीक है, जिसको उद्घोषणा जारी की गई, उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, अब उसकी क्या करना, उसकी जो भी संपत्ति होगी उसकी पहचान की जाएगी और उसकी कुर्की की जाएगी। कैसे? न्यायालय क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त या इससे ऊपर वाले रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, जब भी क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त या इससे ऊपर के रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी है, वो क्या करेगा, एक लिखित रूप में अनुरोध करेगा। किससे करेगा? न्यायालय से। क्या करेगा कि अध्याय 8 के प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की या जब्ती के लिए सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखित अनुरोध कौन करेगा? न्यायालय से, कि पुलिस आयुक्त अधीक्षक है, पुलिस आयुक्त है, ये ऊपर का रैंक का, तो उसकी संपत्ति को पहचान करने से संबंधित, उसकी कुर्की करने से संबंधित, उसकी जब्ती के लिए जो सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया यहाँ पे सारी चीज़ की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 87। सेक्शन 87 जो बात करता है, अभी आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर लिया गया था, कुर्क कर लिया गया। क्या कर लिया गया? कुर्क अटैच कर लिया गया। अब जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया उसमें कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता है, कहता है कि यह इस प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी ये दो भागों में थी, एक ए की थी और दूसरा बी की थी। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में क्या कर लिया गया, जब न्यायालय ने आदेश दिया तो इस पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। ठीक है, कुर्क कर लिया गया। अब यहाँ पे जब जैसे ए अपराधी था लेकिन बी ने तो कोई अपराध किया नहीं था, तो बी पहुँच जाता है कहाँ पे? न्यायालय कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपने कुर्क की है उसमें आधा हिस्सा किसका है? बी का है, और उस हिस्से की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? मुक्त कर दी जाए। तो यहाँ पे उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न, यानी कि जो उद्घोषित व्यक्ति है वो नहीं, उससे भिन्न अगर कोई व्यक्ति आता है और कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर आपत्ति कर सकता है। यानी कि जब कुर्की की गई, जिस दिन कुर्की की गई है, जिस तारीख को कुर्की की गई है, उस तारीख से 6 माह के भीतर उसको क्या करना होगा? ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा, यानी कि ऑब्जेक्शन रेज करना होगा, आपत्ति करनी होगी। अब जब यह आपत्ति करेगा तो उसके बाद क्या होगा? न्यायालय जाँच करेगा। अब जांच के पश्चात या तो पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकता है, यानी कि आधा अधूरा मंजूर कर सकता है उस आवेदन को, या पूर्णतः मंजूर कर सकता है, या फिर पूर्णतः नामंजूर कर सकता है, या फिर कुछ पार्ट नामंजूर कर सकता है। ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है और वो जांच के पश्चात करेगा। परंतु यहाँ पे कहता है कि यदि दावेदार की मृत्यु के पश्चात, अगर मान लीजिए दावा उसने कर दिया, यानी आपत्ति कर दी, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, मामला खत्म नहीं होगा। उसके जो दावेदार जो था, उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं, विधिक प्रतिनिधि द्वारा उसको क्या किया जा सकता है? चालू रखा जा सकता है। तो विधिक प्रतिनिधि की अगर बात करें तो सेक्शन 211, यानी कि आप देखोगे सीपीसी का, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 11 में विधिक प्रतिनिधि बताया गया है। ठीक है, सही है कि नहीं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, मुझे याद नहीं है। अब इसके बाद देखिए 4th नंबर है, उपधारा 1 के अधीन पूर्णतः या भागतः नामंजूर किए गए आपत्ति के लिए आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिकार सिद्ध करने के लिए दावा कर सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए उसका क्या हुआ, जो दावा उसने किया उसको नामंजूर कर दिया गया। तो जब नामंजूर किया है, जिस तारीख को नामंजूर किया गया है ना, उसके आवेदन को डिसमिस कर दिया गया, तो उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर, यानी कि 1 साल के अंदर क्या करना होगा? वो अपना दावा सिद्ध कर सकता है, अपना अधिकार सिद्ध कर सकता है। कैसे सिद्ध करेगा? उसको सिविल सूट लाना पड़ेगा। सिविल सूट से वो क्या कर सकता है? अपना अधिकार सिद्ध कर सकता है, दावा ला सकता है। ये इसकी एक रेमेडी है। आगे बात समझ में, दावे और आपत्तियों के बारे में भी। अब उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही लेके आऊँ, 1st और 4th है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 88। सेक्शन 88 क्या कहता है कि 85 में जो पहले था, सीआरपीसी के 85 में था, अब 88 में आ चुका है। कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय करना, वापस करना। यानी कि न्यायालय चाहे तो उसको क्या कर सकता है? उसकी जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी निर्मुक्त कर सकता है, या छोड़ सकता है, या विक्रय कर सकता है, या फिर वापस कर सकता है, किसी भी तरीके से जो भी करना चाहे कर सकता है। तो पहले चीज़ यहाँ पे कहता है, पहला आपको सब क्लॉज क्या कहता है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो जाता है। अब न्यायालय क्या करेगा? अब जैसे मान लीजिए उद्घोषणा जारी हुई, अब उद्घोषणा जारी होने के साथ ही मान लीजिए न्यायालय ने आदेश दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली जाए? सीज कर ली, कुर्क कर ली जाए।
तो यहाँ पर अगर उसकी प्रॉपर्टी पहले सीज कर ली गई है तो यहाँ पे जब मान लीजिए उपस्थित हो जाता है उद्घोषणा में जो निर्दिष्ट तारीख है उस तारीख पे अभियुक्त उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा कि उसकी जो संपत्ति है उसको निर्मुक्त कर दिया जाए। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर मान लीजिए वह व्यक्ति उद्घोषित जिस तारीख को उद्घोषणा हुई थी, ठीक है, और जिस तारीख को उपस्थित होना था उस तारीख के पहले उपस्थित नहीं हुआ या उस तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो क्या किया जाएगा, कुर्की से 6 माह के बाद विक्रय करा सकता है। यानी कि जिस तारीख को कुर्की हुई और कुर्की के 6 महीने के अंदर मान लीजिए उपस्थित नहीं होता है तो जैसे ही कुर्की की तारीख से 6 महीने कंप्लीट होते हैं न्यायालय क्या कर सकता है, उस संपत्ति का विक्रय करा सकता है, सेल करा सकता है, सेल करने का आदेश दे सकता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल कर दिया, अब जैसे विक्रय किया और कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर यहाँ पे उपस्थित हो जाता है कौन, अभियुक्त, जिसके लिए उद्घोषणा जारी हुई थी वो 2 वर्ष के भीतर उपस्थित, 6 माह के बाद तो विक्रय हो गया मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी। तो अगर वो हमारे 6 महीने के बाद मान लीजिए उपस्थित हो जाता है और उसके पास पर्याप्त कारण है कि वह क्यों उपस्थित नहीं हो पाया था, हो सकता है वो बताए कि वो यहाँ पे नहीं था, इंडिया से बाहर था और उसको इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब संपत्ति तो सेल हो गई है, मान लीजिए सेल नहीं हो तो संपत्ति वापस कर दी जाएगी। अब मान लीजिए यदि संपत्ति की बिक्री हो गई है तो उससे जो आगम प्राप्त हुए हैं, जो उससे पैसे प्राप्त हुए हैं उसको वापस किया जाएगा। वापस करने का मतलब जो भी विक्रय करने में जो भी खर्चे वगैरह लगे हैं उन सभी को काटने के बाद इसको वापस कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 88 कहता है। अब सेक्शन 89 क्या कहता है, सेक्शन 89 कहता है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश। अब मान लीजिए कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन किया गया, अब आवेदन करने के बाद उस आवेदन को क्या हो गई, नामंजूरी मिली, यानी कि उसको मंजूर नहीं किया गया। अब जब मंजूर नहीं किया गया तो फिर उस आदेश से अपील कैसे करेंगे, तो सेक्शन 88 का सब क्लॉज 3 से अगर व्यथित कोई व्यक्ति है जिसे विक्रय के आगमों का परिधान से इनकार कर दिया गया, यानी कि उसको ना तो प्रॉपर्टी वापस हो रही है ना उससे विक्रय प्राप्त आगम उसको प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से इनकार कर दिया है, तो उसकी अपील कहाँ करेगा, उसकी उच्चतर न्यायालय में अपील करेगा। जो भी वहाँ पे उस न्यायालय से ऊपर जिस कोर्ट ने क्या किया है उसकी प्रॉपर्टी सेल की है और उस कोर्ट से ऊपर जो भी कोर्ट अपीली कोर्ट होगी वहाँ पर अपील किया जा सकता है, जहाँ पर सामान्यतः अपील की जाती है। ये जैसे मान लीजिए आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है, ठीक है ना, सिविल जज क्लास 1 है या फिर क्लास 2 जो भी है, उससे मान लीजिए उसने क्या किया, कुर्की आदेश दिया उसके बाद विक्रय करवा दिया, तो इसकी अपील कहाँ होगी, डीजे साहब के मान लीजिए चली जाएगी, इंडियन डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनके पास चली जाएगी, वहाँ पे अपील कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 90 जो 87 में समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। अब मान लीजिए समन जारी करते टाइम पे, जब समन जारी हो रहा था उसी टाइम पे न्यायालय का यहाँ पे ये समाधान हो जाता है कि ये उसे लगता है कि यहाँ जब जिसके लिए समन जारी किया जा रहा है वह उपस्थित नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उस समन का या तो पालन नहीं करेगा या तो फरार हो जाएगा, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, समन के साथ एक वारंट भी जारी किया जा सकता है या फिर समन के अतिरिक्त वारंट जारी किया जा सकता है। ये बात होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 91। यहाँ पे आप सिर्फ हेडिंग याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अंदर का, इसलिए इसको याद रखिएगा। हाजिरी के लिए बंद पत्र पर जमानत पत्र लेने की शक्ति। हाजिरी का बंद पत्र जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, मान लीजिए जो बंद पत्र भरा था, ठीक है, जमानत पत्र भरा था उसको भंग कर दिया गया तो उसमें गिरफ्तारी। और एक और चीज़ आता है सेक्शन 93 कहता है कि इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतः समन और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। इस अध्याय के उपबंध जो है जो समन और वारंट और समन में जो होता है और गिरफ्तारी के वारंट पर भी लागू होंगे। आगे बात समझ में, तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर 6। अब जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है चैप्टर 7 पे होने वाला है, जो कहता है कि अगर ये तो व्यक्तियों को पेश करवाने के लिए हुआ, अब जो हमारे लेक्चर होने वाला है वो है चीज़ों को पेश करवाने, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको न्यायालय चाहता है कि किसी भी कार्यवाही में ये ज़रूरी है इसको यहाँ पे पेश करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अब इसको देखेंगे चैप्टर 7 अगला लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।